हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का मॉडल पेपर का हम लोग टॉप 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और यहां से आपके एग्जाम के लिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है टकराएगा, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो Q इंटू ई होता है, क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा Q इंटू ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कूलम बल क्या होता है, बतलाइएगा। देखिए कूलम बल जो होता है ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय बल एवं विद्युत बल दोनों, ठीक है। अगला देखिए, एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है। एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है। देखिए एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10 की घात 9, यानी 3 गुने 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सतह की लंबवत होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन बनता है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, 64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, 20 माइक्रोफैराड। क्या 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, स्टार पॉइंट ले लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी V/m होता है। तो आप सभी को बहुत बार ये क्वेश्चन बतलाए हुए हैं, क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र का। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए अंदर की बात है, सीधा याद रखिएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, एक समांतर, क्या है आपका, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन ये सही है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, यही ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, बतलाइएगा। विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव बराबर होता है W/Q, क्या होता है, W/Q, यानी क्या आपका कार्य बट्टे क्या हो जाएगा, आवेश। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/m यानी वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, तो बताइए क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या होता है। देखिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, शून्य होता है, जो सर आपको प्रूव्ड करवाए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। दो समान धारिता है, उसको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो समांतर क्रम में आपको हम बतलाए हैं डायरेक्ट जोड़ देना है। दो को संधारित्र C+C हो जाएगा, तो आपका 2C हो जाएगा। आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी बतलाइएगा, इसका ट्रिक भी बतलाए हैं आप सभी को। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान, बतलाइए आपको ट्रिक क्या बतलाए हैं, BBROYG, ठीक है ना, BBROYGB, इतना ही याद रखिएगा। और देखिए बी मतलब इसका मान 0 होगा, इसका 1, इसका 2, R का 3, O का 4, Y का 5, G का 6 और बी का फिर 7। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी मतलब हुआ पहले ब्लैक, बी मतलब क्या हुआ, ब्लैक, यानी काला रंग का कोड का मान क्या हो जाएगा, 0। फिर इस बी का मतलब हुआ ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, ठीक है ना, ब्राउन मतलब भूरा रंग का मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल, लाल रंग का मान 2 हो जाएगा। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, इसका मान हो जाएगा 4। वाई, वाई मतलब येलो, येलो मतलब हो जाएगा पीला, पीला रंग का मान हो जाएगा आपका 5। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, हरा रंग का मान हो जाएगा आपका 6।
बी मतलब होता है ब्लू, ब्लू मतलब नीला, तो नीला रंग का हो जाएगा 7। पहले याद रखिएगा, पहला बी मतलब होगा ब्लैक काला और उसके बाद भूरा, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है पूछा ही जाएगा। तो देखिए अभी आपसे येलो रंग का पूछा है ना, येलो रंग का बताइए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए पीला रंग का मान कितना हो जाएगा, अरे भाई गड़बड़ कर दिए क्या, देखो BBROYGB, तो 0 1 2 3 4, तो नहीं सॉरी 4 हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा, येलो, येलो का पीला, येलो का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ट्रिक को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBROYGB, ठीक है ना। अगला है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, बतलाइएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, क्या होती है, वोल्ट। डियर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला देखिए वोल्ट मीटर क्या मापता है, आप सभी स्टूडेंट बतलाइएगा वोल्ट मीटर ये क्या मापता है, ये विभवांतर को मापता है। डियर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, एक चालक में 3.2 एम्पियर यानी 3.2 एम्पियर, ये मतलब एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन यानी ई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो डियर बतलाइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻19 हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिविया रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, बतलाइएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च प्रतिरोध के मापन में, अल्प प्रतिरोध के मापन, इन दोनों प्रतिरोध के मापन में करते हैं इसका प्रयोग, यानी उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। डियर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ का नाम क्या है, उसका नाम है नाइक्रोम। क्या है, नाइक्रोम। डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका नाम नाइक्रोम है। अगला देखिएगा क्या कहता है आपका, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है, इसको आपको याद रख लेना है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है, ml² T⁻³ A इनवर्स, ठीक है, या फिर ml² पढ़िए, ml2 पढ़िए, ml2 पढ़िए, T⁻³ पढ़िए और A⁻⁻1 पढ़िए या A इनवर्स पढ़िए। ऑप्शन और इस तरह से बीमा करा दीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा डियर। अगला देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है डियर, ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है ना, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला है आपका व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, किसका किया जाता है डियर, रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का किया जाता है। डियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना, और इसमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात क्या होगा, परिमाणों का अनुपात क्या होगा, सिर्फ इस रेशियो को उलट दीजिए, ठीक है, उलट दीजिए, आपका 4:3 हो जाएगा, यानी 3:4 है ना, तो इसको उलट दीजिए 4:3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए या फिर उल्टा किस प्रकार जाता है, 3:4 है ना, तो 1/3 और रेशियो 1/4, आप क्रॉस गुना कीजिए तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4 और रेशियो 3 का 1 से गुना कीजिए, यही तो होता है उल्टा, 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, रट लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको पढ़ते हैं म्यू और इसमें 0 लगा दीजिएगा तो म्यू नोट पढ़ते हैं, और बट्टा और
4 और इसको पढ़ते हैं पाई, ठीक है ना, इनटू यानी गुना है और 2i/r हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, समरूप वेग से चलायमान आवेश ये उत्पन्न करता है, बतलाइएगा डियर क्या ये उत्पन्न करता है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डियर आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सभी लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि वीडियो बनाएंगे आपको आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए क्या है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश ये उत्पन्न करता है, ये क्या उत्पन्न करता है डियर, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान जो स्वतंत्र आवेश रहता है ये स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, चलिए बार बार ये क्वेश्चन आपको हम करवाए हुए हैं, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या, देखिए आदर्श लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सिर्फ अगर आपसे पूछता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बतलाइएगा डियर क्या होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सिर्फ पूछेगा तो क्या कहिएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो वह बहुत अधिक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। और इसी में भैया अगर आदर्श लगा दीजिएगा ना, आदर्श जो कि ये क्वेश्चन पूछ दिया है आदर्श, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपका, अनुचुंबकीय पदार्थ की ये प्रवृत्ति होती है डियर, ये स्थिर होती है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान है आपका BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की, यहाँ पर लिखा हुआ है दोलन की आवृत्ति n हो तो देखिए n² समानुपाती BH होता है डियर। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इस डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो 10 डेल्टा, ठीक है ना, 10 डेल्टा का व्यंजक क्या होगा, BV/BH होता है, क्या होता है, BV/BH डियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इस सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब अवश्य ही याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर बढ़ जाता है, क्या होता है, इसका विभवांतर बढ़ जाता है। अगला है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या होता है डियर, π/2 होता है, क्या होता है, π/2। आप सभी जानते होंगे π/2 का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर देखिए पाई रहता है तो 180 डिग्री होता है, तो π/2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है वह 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नहीं रहेगा तो इसी तरह आपको फंसाने के लिए π/2 लिख कर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, चुंबकीयशीलता की बीमा क्या होती है, चुंबकशीलता की डायमेंशन आपको बतलाना है, डायमेंशन इसका क्या होता है। देखिएगा डियर, इसका होता है आपका ml, क्या होता है, ml/t के पावर -2 I के पावर -2 होता है। तो आप सभी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, ml/t इनवर्स स्क्वायर, या फिर इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ml/t इनवर्स स्क्वायर I इनवर्स स्क्वायर, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपका मन हो उस तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपको जिस तरह से याद करने में सुविधा उस तरह से पढ़कर याद कीजिए, ठीक है। ml/t -2 I -2 इस तरह याद रखिए। चुंबकशीलता जिसको म्यू से डिनोट किया गया है, यानी चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं, के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। देखिए, म्यू जो बराबर होता है B/H होता है, क्या होता है डियर, B/H। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, 1 हेनरी बराबर क्या होता है, देखिए डियर 1 हेनरी बराबर क्या होता है,
1 हेनरी जो बराबर होता है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 की घात 3 mH हो जाएगा, ठीक है ना। 10 की घात 3 mH मतलब कितना हो जाएगा, 1 हेनरी बराबर 1000 मीटर हर्ट्ज, एच मतलब हर्ट्ज हो जाएगा। यानी 10 के घात 3 मतलब 10 गुना कितना 10 लिखा हुआ है, तो 1000 मीटर हर्ट्ज जो होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना डियर। अगला देखिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I का मान आपको 5 cos ओमेगा, इसको पढ़ते WT नहीं पढ़िएगा, इसमें ओमेगा टी पढ़िएगा, एम्पियर ए यानी एम्पियर, तथा विभव भी जो दिया गया है 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि क्या होगी। आप पढ़े होंगे प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर जो है ना आपका 7वां नंबर, इसमें आपको नॉमरिकल होता है ना, तो इसमें आपको फार्मूला बतलाया होगा। तो बतलाइए इसका शक्ति क्या हो जाएगा। इसका शक्ति जो डियर हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है ना, इस पर हम एक वीडियो डिटेल में ला देंगे, ठीक है ना, ताकि इससे जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो हो क्वेश्चन सभी हम आपको बतला देंगे। अगला देखिए क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता वही चैप्टर से है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा। देखिए इसके लिए ये आसान, बहुत ही आसान है, बतलाइए। देखिए इसके लिए भी फार्मूला होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आई नोट बराबर क्या होता है, आभासी वोल्टता जो होता है ना, आई नोट बराबर होता है आई नोट आभासी बोलता आई नोट बटे √2 होता है। आई बराबर जो होता है, सॉरी आभासी बोलता है यानी भी कहिए, भी नोट बराबर आई नोट बटे √2 होता है। बस इसका मान रख दीजिए, यानी 440 आप बटे √2। आप देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। √2 बटे √2 परम्यकरण कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब काट दीजिएगा तो इसका देखिए ये से ये कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से भी काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2√220 हो जाएगा आंसर इसका। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना डियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, आभासी धारा होती है, आभासी धारा क्या होती है, बतलाइएगा आभासी धारा क्या होती है। देखिए आभासी धारा बराबर होता है आपका शिखर धारा बट्टे √2। देखिए आ गया ना शिखर धारा, बस यही क्वेश्चन है, आभासी धारा बराबर क्या होता है, शिखर धारा बट्टे √2, वही इसी फार्मूला पर बनाए हैं ये क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की शिखर बोलता है, आभासी धारा था ना 440 वोल्ट, अब बट्टे इसकी आभासी धारा अभी √2 बतलाए थे ना। अब इसका हर का परम्यकरण कीजिएगा तो देखिए डायरेक्ट, देखिए हर का परम्यकरण कीजिएगा तो √2 अब बट्टे √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए √2 से गुना कीजिए, √2 दोनों फिर कट जाएगा तो उतना ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए ऊपर वाला इस तरह से गुना हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, √2 400 इस तरह से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 440 √2 होगा, फिर बट्टे √2 का गुना √2 से कीजिएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो आंसर इसका कितना आएगा 2 आता है। √2 को गुना √2 से कीजिएगा तो सिर्फ 2 आएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2। अब काट दीजिए 2 से, क्या हो जाएगा 220 √2, यही आंसर होता है, ठीक है। रूट वाला जोड़ घटाव गुना आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ चुके हैं, ठीक है ना। अगला देखिए ट्रांसफर, वही फार्मूला याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। डियर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, ठीक है ना। ट्रांसफर यह एक युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है ना। अपाची पर देखिए डियर क्या है आपका, अब चार्ज ट्रांसफार्मर में कौन सा राशि जो घटती है, ठीक है ना, बतलाइए अब चार्ज ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, चलिए भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर वोल्टेज। अब चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है ना उसमें वोल्टेज घटता है, ठीक है, वोल्टेज। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, म्यू नोट, क्या है आपका म्यू नोट, इसको एप्सिलॉन नोट पढ़िएगा, इसके पावर में -2, इसका मान क्या होता है टीचर। इसका जो मान होता है ना, इसका मान होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगला देखिए तरंग, क्या आपका तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग को बतलाना है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग को आपको बतलाना है, तो बतलाइए क्या होगा।
पहले आपका नीला रंग होगा, उसके बाद पीला होगा, उसके बाद क्या होगा, लाल रंग। क्या होगा, लाल रंग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बतलाइएगा। इसके वैज्ञानिक आपका हर्टज साहब थे डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, बीटा किरणें ये विक्षेपित होती है। बतलाइएगा डियर, बीटा किरणें जो होती है ना, ये विक्षेपित होती है चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में डियर, विक्षेपित होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी एक बार अच्छी तरीके से देखिए, सभी वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, ठीक है ना। देखिए अगला है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? बतलाइएगा। इसका प्रतिबिंब जो होगा ना, आवर्धित होगा, वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अरे भाई रिमूव हो ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है जो कि परिवर्तित नहीं होती है? बतलाइएगा कौन सी राशि जो परिवर्तित नहीं होती है? इसकी जो आवृत्ति होती है ना, ये परिवर्तित नहीं होती है। बतलाइएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक। आप अब इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बतलाइए। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक, इसका आंसर हम नहीं बतलाएंगे। आप सभी को 47 का कमेंट करके बतलाना है, ठीक है ना। देखते हैं कौन सारे स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया। अगला देखिए, एक उत्तल लेंस जिसा म्यू बराबर मान दिया गया है 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता आपको बतलाना है, कितना हो जाएगा? बतलाइए कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। एक उत्तल लेंस एन बराबर दिया गया है 1.5। पानी का मान एन बराबर 1.3 में डुबाया जाता है, तो ये व्यवहार करने लगता है उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करने लगता है डियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा, किसी वस्तु का मनुष्य की आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु का, कोई वस्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? बतलाइएगा। ये होता है आपका वास्तविक उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक उल्टा। अगला देखिएगा, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। बतलाइएगा डियर, इसका जवाब क्या होगा? मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका जवाब डियर क्या हो जाएगा? -FO/F ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? इसका कारण है आपका प्रकिरणन। प्रकाश का क्या है? प्रकिरणन इसका कारण है। औसत रंग जो कहते हैं, पीला रंग को कहते हैं कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? बतलाइए, इसका मान क्या हो जाएगा? सर आपको पढ़ाएंगे जो फ्रिंज वाला होता है ना, फ्रिंज व्यंजक प्राप्त होता है, उसमें ये सब होता है। तो बतलाइए क्या हो जाएगा आपका? म्यू बराबर जो होता है म्यू आर प्लस म्यू वी बटे 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पर हमको कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, मैसेज कर रहे हैं PDF देने के लिए। तो देखिए अभी हम PDF तैयार नहीं किए हैं पूरा, जब तैयार कर लेंगे आप सभी को हम दे देंगे, ठीक है ना। घबराइए नहीं, जो देंगे यूनिक देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? उत्तल के दिए इसके लिए ट्रिक आपको क्या मतलब, इसमें 3 है ना, तो 2 वाला देखिए, 3 है तो 2। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो दूरदृष्टि को, ठीक है ना। उत्तल वाला में देखिए 3 है, तो इसमें 2 वाला देखिएगा पहला लेटर, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? देखिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको पढ़कर आपको ध्यान बतलाना है। देखिए क्या है, वेव फ्रंट जो तरंगाग्र होता है, ठीक है, तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस होता है। समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस होता है, बिल्कुल सही है। देखिए तरंगाग्र समान कला में कंपित हो रहे 2 लगातार कणों के बीच की दूरी है। देखिए ये आपको किताबी वाला भाषा समझ नहीं आएगा, जब हम आपको बतला देंगे ना
तरंगा उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, ये सभी इसका क्या कथन बिल्कुल सही है। इस तरह से हम आपको पूछा जाता है ना क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए, उसमें हम आपको अच्छे तरीके से लिख कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर के सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, बतलाइएगा। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ये आपका इसका तीव्रता होता है। इनमें से कौन आवेश रहित है, आवेश रहित इनमें से कौन है, बतलाइएगा। आवेश रहित आपका फोटोन कण होता है। क्या होता है, फोटोन कण आपका आवेश रहित होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान आपका शून्य होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम ये होता है सतत होता है। क्या होता है डियर, सतत होता है। देखिए थोरियम का दिया गया है ना, का देखिए परमाणु वाला चैप्टर से एक दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछ ही लेता है परमाणु और नाभिक। थोरियम TH मतलब होता है क्या जानते, इसका मतलब होता है थोरियम। इसका परमाणु क्रमांक 90 दिया गया और 235 दिया गया है। एक परमाणु में इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, अब देखिए n की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर देखिए बहुत ही आसान होता है। देखिए ये TH है ना थोरियम, ऊपर में आपका 230 दिया गया है और नीचे में 90 है। जो नीचे रहता है ना ये परमाणु क्रमांक होता है। इसको क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक, इसको Z से सूचित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 होता है, तो ये आपका परमाणु क्रमांक होता है। ये आपका हाइड्रोजन के से 3 समस्थानिक होते हैं, आप सभी जानते होंगे। ड्यूटेरियम, प्रोटीरियम 3 होता है ना। चलिए अब देखिए ये परमाणु क्रमांक को Z, और ऊपर वाला जो रहता है ना इसको कहते हैं द्रव्यमान। देखिए याद रखिएगा, देखिए अच्छा द्रव्यमान भार ऊपर ही रहता है ना, बोझा लेते हैं ऊपर रहता है, तो भार जो होता है ना द्रव्यमान ऊपर में रहता है। इसे A से सूचित करते हैं, किसे, A से सूचित करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या, यानी n में से n न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो आपको a यानी द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु क्रमांक संख्या घटा लेना है। यही आपका क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। देखिए जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या होता है क्या होता है, वो द्रव्यमान संख्या में से आपको ये घटा लें। न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, ये परमाणु का नाभिक, इसमें जो प्रोटॉन होता है और प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है ना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान में से आपको ये घटा लेना है, तो घटा लीजिए। 230 में से आप 90 घटाइए, कितना होगा, 230 में से आपको 90 घटा लेना है। तो 0 का 0, 13 में से हो गया 4, 140 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए परमाणु के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। देखिए ये आपका परमाणु हुआ, ठीक है, और इसके बीच में आपका होता है क्या, नाभिक, केंद्र रहता है ना, इसके बीच में नाभिक रहता है, और नाभिक में रहता है क्या जानते हैं, नाभिक में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P प्लस N। P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आपका धनात्मक चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन रहता है। इसमें P प्लस क्या रहता है, N। और देखिए जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है ना, इन दोनों को कहा जाता है न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है डियर, ठीक है। और देखिए ये परमाणु का जो नाभिक होता है, ये परमाणु का जो नाभिक है, इसकी जो त्रिज्या मापी जाती है ना, एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है। परमाणु का जो नाभिक होता है, ये परमाणु का नाभिक, इसकी त्रिज्या मापी जाती है एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है, ठीक है ना। परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है, एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है। और परमाणु का जो नाभिक होता है, ये नाभिक, परमाणु का जो नाभिक रहता है, ये नाभिक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपका फर्मी में मापा जाता है, फर्मी में। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है आपका 10 की घात -10 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर होता है आपका 10 की घात -15 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, मूल कण, देखिए अब उस पर घुसेंगे तो बहुत सारी उसमें बातें, बहुत समय लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका मूल कण नहीं होता है। 61 का क्या हो जाएगा,
मूल कण नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन मूल कण है डी, सॉरी डियर, ये आपका अल्फा कण ये आपका मूल कण नहीं। मूल कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए मूल कण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मूल कण जो होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अस्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण में आता है आपका ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अस्थाई मूल कण में आता है आपका पोजिट्रॉन आता है, ये सब आता है, बेसन आता है, ये सब आता है आपका अस्थाई मूलकण में। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? अस्थाई में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मूलकण नहीं है तो आपका अल्फा कण ये मूलकण नहीं है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अभी सब आपका क्या है? मूलकण होता है। देखिए द्विधारी अंक इसका आप दशमलव पद्धति में आप ज्ञात कर सकते हैं। बतलाइए क्या होगा? अब देखिए कहिएगा तो इसको हमको चेक करना होगा सभी ना, तब ना। तो देखिए चेक 31 का निकालिएगा, फिर कहिएगा 21 का निकालिएगा। देखिए इसके लिए भी एक बढ़िया ट्रिक क्या है, निकालना ही जाता है। इसका आंसर आपका 21 आ जाएगा। 21 का निकाल सकते हैं। जब डिटेल में आपको द्विधारी वाला ये चैप्टर लॉजिक गेट है, इस पर हम बतला देंगे सही तरीके से। देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, हम आपको बतलाए हैं क्या हो जाएगा, आप 2 से भाग लगाते जाना, आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है? NPN ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेंड गेट का बुलियन व्यंजक आप बतलाइए। नेंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? आपको एंड गेट के बारे में बतलाया हुआ क्या होता है? एंड गेट का A.B बराबर Y, और इस n के बदले रैकरिंग चला दीजिए। इसका हम बुलियन व्यंजक बता रहे हैं, संरचना सूत्र भी कई वीडियो में बतलाए हुए हैं। तो आप सभी जो वीडियो को अंत तक देखते होंगे तो वो तो जानते होंगे। अगला देखिए, डायोड का उपयोग करते हैं, बताइए दिष्टकारी की भांति डायोड का उपयोग करते हैं दिष्टकारी के बाद निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? बतलाइए इनमें से कौन है जो कि आवेशित नहीं है? देखिए फोटोन जो होता है ना, ये आवेश पर कोई आवेश, ये इस पर आवेश नहीं होता है फोटोन पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, द्विधारी इसका फिर से बतलाइए। द्विधारी किसका, ये किसका है? 12, 18, 25, 9 का। अब बतलाइए किसका हो जाएगा? बहुत सारे वीडियो में बतलाए हैं, बतलाइए सॉल्व करके बतलाइए। ये 9 का हो जाएगा। देखिए जब 9 का निकालिएगा ना तो 2 से जब भाग लगाते जाना है। 2 चौके 8, शेष पर इधर लिखता जाना है। ठीक है ना। 2 दूनी 4 और शेष पर आपका क्या होगा? 0। अब फिर 2 दूनी 4 से 0 हो जाएगा शेष पर। फिर 2 एकम 2 शेष पर कितना होगा? 0। अब नीचे से आपको लिखते जाना 1 0 0 1 और द्विधारी इस तरह से लगा देना। देखिए मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। इसके ये चैप्टर है ना आपका लॉजिक गेट, इस पर अलग से वीडियो ला देंगे, फिर से सभी स्टूडेंट को बता देंगे। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुँचेगा वह होता है 245 मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करें। √2HR जो फार्मूला आपको बतलाए होंगे ये सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है आपका, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि आवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? इसकी निर्गम आवृत्ति आपका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला है आपका, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक कौन सा मात्रक से इसको डेसिबल में मापते हैं? किसे? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बतलाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।